9 मई के हवाले से वो जिन्होंने हमले किए वो चाहते हैं कि आज उसके ऊपर झूठ का पर्दा गिरा दिया जाए। ये न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, बगावत थी, रियासत के खिलाफ बगावत थी, ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत थी, और जो सिपा सलार हैं जनरल आसिम मुनीर उनके खिलाफ बगावत थी। और ये खुदा ताला का एक कर्म था कि ये बगावत जो है दम तोड़ गई। 1 साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरमों को अब तक सजा न मिल सकी। जिन्होंने बगावत पर अपने जथों को उकसाया, बगावत का एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया, वो आज तक उसको झुठलाते हैं और झूठ के जरिए उन हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया है। 9 मई मुल्क के लिए एक स्याह दिन करार दिया जा सकता है, जब सियासत और एहतजाज के हक़ को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस दिन नाज़रीन कौमी सलामती पर ज़रब लगाई गई। आज ISPR की तरफ से एक बार फिर ये वाज़ेह किया गया कि 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ब्रेन वॉश शरपसंदों ने एक बगावत की और जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि 9 मई की बगावत दरअसल इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत थी। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि 1 साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरिमों को अब तक सजा क्यों नहीं मिल सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ PTI ने इस सानिया को साजिश करार दिया। उमर अयूब ने कहा कि 1971 में भी सोची समझी साजिश थी और 9 मई भी एक साजिश थी। ताहम आज सबसे जो अहम बयान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि साजिशी अनासर ढिठाई से बयानिए को तोड़ मरोड़ कर रियासत को उसके मजमूम कोशिश में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने तारीख का ये स्याह बाब रकम किया। ऐसी जहनीत के मनसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। नाज़रीन, सानिया 9 मई के बाद पैदा होने वाले इंतशार के खात्मे का रास्ता क्या है, अंतर मामले पर हम बात करेंगे। साथ ही 1 साल गुजर गया, केस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सका। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि 1 साल गुजर गया, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मजम्मत की, और कोई भी ऐसा नहीं पाकिस्तान में रहने वाला जो इस तरह के वाक़े की मजम्मत जिसने ना की और ना करता हो। आपके ख्याल में ये सियासी इंतशार इस दिन के बाद ज़्यादा बढ़ा, बार बार डायलॉग डील बातचीत, तमाम स्टेक होल्डर्स रियासत के बैठ कर बात करें, इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वाकई आज 1 साल के बाद क्या हम इस पोजीशन पर पहुंचे हैं कि आगे बढ़ने का, इस दिन के बाद सियासी तौर पर सियासी इंतशार को ख़त्म करने का कोई रास्ता है? बिल्कुल, मैं 9 मई के साने पे आता हूं, लेकिन आज 9 मई को मुझे नहीं पता अयाज खान साहब की स्वीट 16 है या कौन सी, बहरहाल हैप्पी बर्थडे है। थैंक यू। तो आगे चलते हैं अब इसके ऊपर। अच्छा, मुझे लगा 9 मई का जो सानिया है, जाहिर है कि 9 मई को अयाज साहब का बर्थडे भी होता है, तो ये क्या है? नहीं, कतन वो अब एक इत्तेफाक है ना। आपको ये जा रही है कि ये सारा कुछ मेरी वजह से 9 मई की वजह से, खुदा का खौफ करें दो आप। आज के दिन तो आपको मुबारकबाद नहीं दे सकते। अब चले जी आमिर साहब, आपकी बारी। नहीं, कोई रह गया तो वो भी आ जाता है, काम चलेगा आगे। अच्छा सर, आपने इतने संजीदा तरीके से बात ये है जी, बात शुरू की है, इसलिए जी प्लीज। तो भाई देखें ना, बात तो इस तरह ही की जाए ताकि एंजॉय करें आप सब के बर्थडे भी है। लेकिन असल इशू ये है कि जो आर्मी चीफ ने कहा है ना कि डिजिटल दहशतगर्दी, ये संजीदगी से समझने की बात है कि वो क्या बात कर रहे हैं। कि दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करता है, साथ कह रहे हैं कि फौज बाकायदा मैसेज दे रही है कि हर रोज़ की इश्तियाल अंगेजी का जवाब ना देने का मतलब ये नहीं है कि लामहदूद सब्र मौजूद है। अब वो लामहदूद सब्र ख़त्म हो चुका हुआ है। एक्चुअली 7 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों हो चुकी। अब आगे चलें, कैबिनेट में वो रिपोर्ट जो निगरान दौर में बनाई गई थी कुछ पेश हो गई। इसके अगले मराहिल अब आने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे आप किस तरह की क्या पाबंदी लगाएंगे। मैं बहरहाल अपने तौर पे समझता हूं कि हमें रेगुलेट करना चाहिए पाबंदियों की बजाय। पाबंदी का फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ, जिस तरह दुनिया भर में रेगुलेट होता है, आप बिल्कुल उसी तरह से सिविलाइज्ड अंदाज में करें
कि रियासत पे हमले करने की इजाज़त किसी को भी ना दें। यहाँ बैठ के जो मादर पिदर आज़ादी मिली हुई है लोगों को, वो इंडिया में भी नहीं है, वो अमेरिका में भी नहीं है, वो यूके में भी नहीं है। और वो चाहते हैं तो उन अकाउंट्स को सस्पेंड भी करते हैं, बंद कराते हैं और उनके दफातर खुलते हैं। तो हमें भी बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था, लेकिन जब कोई काम करता था तो कभी किसी को फ़ायदा होता था, कभी किसी को नुकसान होता था। एक्चुअली ये होना चाहिए कि सब नहीं, पूरे पाकिस्तान के इज्तिमाई मुफाद में जो फैसले हैं ना, वो फ़ायदे और फैसले होने चाहिए। इसमें चेहरे और पार्टियां देख के कोई फैसला नहीं होना चाहिए कि हमें अपने मुल्क की बका की बात करनी चाहिए। आज 9 मई है और ये सबक दिखा रहा है, जहाँ पे फ़ौज ने निज़ाम अदल पे एक क्वेश्चन मार्क किया कि उनको अफसोस है, जाहिर है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जी आप वो सबूत अब आप पब्लिक कर दीजिए जो आपने फौजी अदालतों में लगाए हैं या जहां पे आप समझते हैं अदालती सहूलतकारी हुई है। तो फिर क्वेश्चन मार्क बनाने की बजाय ना आए खुल के कि जहां जहां आपने शवाहिद दिए और उनको जमानतों में बदल दिया गया, तो फिर खुल के बात होनी चाहिए। इदारे बात करें, चीफ जस्टिस साहिबान से बात करें। यहाँ अपॉइंटमेंट पे तो हर बंदा फटा डाल के बैठा है, लेकिन अगर किसी चीफ जस्टिस मोहतरम से ये सवाल हो जाए कि जी आपकी नाक के नीचे जो लाखों केस हैं, क्या आपने उन पे भी तवज्जो दी है? सारे पॉलिटिकल केसेस हर दौर में, ये किसी एक चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा और किसी दौर की बात नहीं कर रहा। सही से ये आम आदमी पिसता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब नहीं थी और इस्लामाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता था तो सारे मुकदमात चंद दिनों में खत्म होते थे। अब जज इतने ज्यादा हो गए हैं, जजेस 2 डिस्ट्रिक्ट बना के, यानी इंतजामी तौर पे नहीं है, वो अदालती तौर पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस मौजूद हैं, उनके नीचे बेबा सिविल जजेस हैं और मुकदमात नहीं खत्म हो रहे। मैं सिर्फ एक जिले की बात कर रहा हूं। जी जी। अब आप जब सूबों पे जाएं तो वहां लाखों में मुकदमात बन जाते हैं। असल बात यही है कि निज़ाम इंसाफ पे नवाज शरीफ साहब को ख्याल आया था कि वकला कितने महंगे हैं। जब उनके साथ हुई तो उनको समझ आई कि क्या निज़ाम इंसाफ है। हम सब यहां पे बात करते रहे। जब जरदारी साहब आते हैं, उनके ऊपर है। आज इमरान खान साहब को हो रहा है कि जी अदलिया ये अदलिया वो। कभी वो सहूलतकार थी कि जनाब वो केस तैयार नहीं हुआ, जजेस भी बैठे और अमला भी बैठा है, डायरी नंबर भी लग जाता था, केस बाद में आता था। तो आज आप जो मर्जी कहेंगे जी ये तो कठपुतलियां हैं, इनके पास इख्तियार नहीं है, आपको बात तो वहीं जाके करनी है। वो कह रहे हैं ना अगर आपने करनी है तो आपस में कर लें। तो अगर सिस्टम को ठीक करना है तो आपको पार्लियामेंट में बैठना होगा। यहाँ पे बड़ी तावीलें मौजूद हैं उसके ऊपर कि जी इनके साथ कौन बैठे, ये तो जीते हुए नहीं है। तो भाई फिर आप जबरदस्ती कब्जा कर लें। आपने कब्जा करने की कई दफा कोशिशें कर ली हैं, आपकी बगावतें नाकाम हुई हैं। कल जब अयाज साहब ने बात राना सनाउल्लाह की थी तो मैंने यही कहा था कि चाहते क्या थे ये चाह रहे थे पुलिस और फौज बंदे मार दे, इनको लाशें मिले और ये सियासत करें। वो नाकाम हो गई। इसी को नाकाम बगावत कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे। जी जी। वो सब ने बड़े सब्र से, अब असल ये है कि इसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाएं और इस बहस को खत्म करें। हम कब तक 9 मई को लेके बैठे रहेंगे? हफ्ते लगाएं, 10 दिन लगाएं। समरी ट्रायल्स की आपने मिसालें दी यूके की और यूएसए की, तो भाई फिर करा लेना, करें कोशिश। अगर फौज नहीं कर सकती तो मैं तो कर ही नहीं सकता। तो फिर आप कराएं, ये काम फैसले कराएं, लोगों से जाके ओपनली मिलें। चीफ जस्टिस के साथ जैक ब्रांच के लोगों की मीटिंग अटॉर्नी जनरल के थ्रू होनी चाहिए कि जी जाइए और बात कीजिए और मामलात को खत्म कीजिए। हाई कोर्ट्स में जाएं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से मिले ताकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी तरफ से खत्म हो जाए। सही। नवीद साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत समेत कुछ चीजें सामने रखेगी। उससे पहले भी जब भी मामला कानूनी तौर पर आगे बढ़ा, जो मुलव्विस थे सबूत भी उनके सामने लाए गए, कुछ ऑडियो कुछ वीडियोस भी सामने लाई गई। तो पीटीआई इस साने को साजिश कह रही है, तो फिर ये मामला किस तरह से वो कह रहे हैं कि जी रियासत दुश्मनी शरपसंद अनासिर थे, एक ब्रेन वॉश्ड ग्रोथ था जिन्होंने ये सब कुछ किया, तो दूसरी तरफ साजिश कहा जा रहा है। तो आपके ख्याल में फिर ये मामला क्या आपको लगता है मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? देखिए, एक बात तो आमिर साहब ने बड़ी अच्छी कही कि इस मामले को अब मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमें 9 मई से आगे बढ़ना है और 9 मई अगर हम 9 मई पे ही टिके रहेंगे तो मेरे ख्याल में मुल्क में ये सियासी जो कशाकशी और जो इंतशार की सूरत हाल है ये रहेगी, ये बाकी रहेगी। और जब तक ये सियासी जो अदम इस्तेहकाम है ये रहेगा तो माशी अदम इस्तेहकाम को हम जो है उसको ठीक नहीं कर सकते। तो हमें आगे बढ़ना है। अब बात यहाँ पे कि जी किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या मिट्टी पाओ? ऑब्वियसली बिल्कुल मिट्टी नहीं पाओ, बिकॉज जो 9 मई को हुआ था
पाकिस्तान का कोई शख्स, कोई मेरे ख्याल में कोई सियासी जमात, कोई शख्स उसको कंडोन नहीं कर सकता, उसको कंडेम ही करेगा। तो अब जो भी हुआ, अब पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी हम नहीं थे और हमने ये नहीं किया। पीटीआई इस पे मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अपने आप को बरी और जिम्मा नहीं कर सकती, बिकॉज उन्होंने जो एक नैरेटिव जो शुरू से उन्होंने जो बिल्ड अप किया था, उस नैरेटिव का शायद अनइंटेंशनली किया, नादानिस्ता तौर पे किया कोई भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो 9 मई को हुआ वो रियासी इदारों पे हमला था, और रियासी इदारों पे हमला रियासत पाकिस्तान पे हमला था। तो वो कौन जी शऊर जो है वो पाकिस्तान में ये सोचेगा कि जी रियासत पे हमला किया जाए। तो अगर नादानिस्ता तौर पे भी उन्होंने किया, लेकिन हुआ, ये चीज़ हुई। अब ये है कि तरीका ये है कि आप इस तरह से भी ये नहीं हो सकता कि हम जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन के बैठ जाएं, हम ये कहें कि जी ये इन्होंने किया है और ये जो है अब इनको सजा दी जाए। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। देखें, इतना एक रियासत के ऊपर जब हमला हुआ है तो फिर जो लोग जिम्मेदारान हैं उनका तयन होना चाहिए, उनको पूरी कौम के सामने उनको बेनकाब करना चाहिए, उनको लाना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल के लिए भी जो है वो एक डेटरेंस बन जाए, और वो उन लोगों को नेम और शेम करना चाहिए। तो जो भी इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। देखें, अगर पीटीआई ये कह रही है कि हमने पहले भी मजम्मत की, अब भी मजम्मत करते हैं, आइंदा भी मजम्मत करेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर वो ये मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है। अच्छा देखें, अपोलॉजी की कल भी एक बात की गई कि जी अपोलोजाइज करें, माफी मांगे। माफी मांगने का मतलब यह है कि आप एतराफ जुर्म कर रहे हैं कि जी ये हमने किया और जो है इसके ऊपर हमें माफी मांगनी, हम माफी मांग रहे हैं। तो ऐसे नहीं, अगर ये हो कि एक जुडिशियल कमीशन बने, एक सारे हकायक जो हैं ऑब्वियसली जो कुछ भी जो हमले हुए वो सबके सामने है, तो उनके जो भी शवायद हैं वो सामने लाए जाएं, और जो लोग उसके जिम्मेदारान हैं उनके साथ बिल्कुल कोई नरमी नहीं करनी चाहिए, और उनको जो है करार वाकई सजा देनी चाहिए, और मुस्तकबिल के लिए एक डेटरेंस क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से ही हम ये कहेंगे कि जी समरी ट्रायल हो जाए और ये कह दें कि जी ये इस जमात ने किया, और तो ऐसा कहीं पे नहीं होता। तो हमें इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए, उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए, और अगर पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर हमें एतमाद है तो हमें उनको अदालत के कटहरे में लाना चाहिए, ताकि ये मुल्क में ये जितना भी सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म हो और हम आगे बढ़ सकें। ठीक है जी, अब अयाज साहब की बात दुरुस्त है। ज़ाहिर है मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए सभी ये कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि मामला 1 साल हो गया, अब इसको हल होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना इसलिए भी ज़रूरी है दुआ, कि वो आमिर साहब मुझे मुबारक भी दे रहे होते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं वो शायद कुछ और ही कहने जा रहे थे। लेकिन मैं सबसे पहले अगर ज़ाती मफाद की बात करूं तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भी मेरा तो आपको पता है पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि हमें 9 मई से आगे जाना होगा। चीज़ें उस वक्त तक ठीक नहीं होंगी जब तक हम 9 मई से आगे नहीं जाएंगे। हमें 9 मई अल्लाह करे वो वक्त आ जाए कि वो इसको बिल्कुल एक नॉर्मल डे की तरह हम गुजार के आगे चले जाया करें। ये मुल्क इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाए और इतना ज़्यादा यहाँ हम आहंगी पैदा हो जाए और कोई इशू ना हो। बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए, किसने कहा उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं, और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। काबिल माफ़ी है ही नहीं ये जिन लोगों ने किया है और जो कुछ किया है। अब डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया है आर्मी चीफ साहब ने कि इसको ख़त्म करना, ये देखें हम बड़े अरसे से कह रहे हैं। इवन जब इमरान खान साहब का दौर था और फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे तब भी अच्छा इनके पास हल एक ही होता है जी, वो पी का ऑर्डिनेंस ले आओ, मतलब उसमें उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी डाल दो, प्रिंट को भी डाल दो, डिजिटल को भी डाल दो, सारा इकट्ठा करके और उसके बाद ये 1 विंडो कर दो और इनको सजाएं देनी शुरू कर दो। जैसे हमारे कुछ इदारे वो जैसे पैमरा है वो आप कुछ करें ना करें वो नोटिस भेज रहे होते हैं कि जी बस ये भी आपने चूंकि खबर चला दी इसलिए नोटिस आपको। इस तरह से चीज़ें ठीक नहीं होती, मतलब आप सिंसियर ही नहीं है, चीज़ें ठीक ही नहीं करना चाहते।
हमने उस वक्त भी ये अर्ज किया था कि हुजूर इसको जो सोशल मीडिया है इसको रेगुलेट करें। मतलब इसका हल ये नहीं है कि आप सबको पकड़ के एक ही शिकंजे में डाल दें। आज मुझे बताएं ना, सुबह से आप देख रही होंगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कौन सा चैनल आपको ऐसा नजर आया जिसने पूरा दिन बड़े एहतमाम के साथ ये सारे इवेंट्स नहीं दिखाए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो वजीरों की, वो प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट हो, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो शोहदा की फैमिलीज के साथ वो था, उसके बाद मरियम साहबा हो, सब कुछ बड़े एहतमाम से दिखाया गया। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ इशू नहीं है, इशू आपकी सोच में है। ये जो हमारे इदारे बैठे हुए हैं, मतलब वो गवर्नमेंट भी आराम से उनके बहाल बस यही होता है ना कि जी बस ये होए कि उसमें वन विंडो कर दें और इनको सजाएं देना शुरू कर दें। इस तरह नहीं होता, चीज़ों को जुडिशियस करना पड़ता है, मेरिट पे चीज़ें लेके चलना पड़ती हैं। आप बात बिल्कुल ठीक है बिलावल, मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि भाई जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बनाते आप? जब वो कहते हैं कि जी हमने नहीं किया, आप कहते हैं हमारे पास सबूत है, ऐसे सबूत है जिनको झुटलाया भी नहीं जा सकता। फिर तो और इजी हो जाता है ना कि जब वो सबूत मौजूद हैं तो फिर। और काजी फायजी साहब वो तो नहीं है पिछले जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जिन पे आप दयाल साहब, जिन पे आपको शक था कि शायद वो सपोर्ट कर रहे होते हैं पीटीआई की, इन पे तो कोई ऐसा इल्जाम नहीं है। वो तो चीफ जस्टिस तब वो कर रहे हैं अपना काम, आराम से कर रहे हैं। तो उनकी सरबराही में क्यों नहीं बन सकता? वो वंस फॉर ऑल चीजें सेटल करने की जरूरत है, क्योंकि एक साल पूरे बाद भी आज भी हम वहीं खड़े हैं और हम यही बात कर रहे हैं कि जी उनको जिम्मेदारों को सजा देंगे, उनको माफ नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हमने एक साल में किया ही कुछ नहीं। हम एक साल में सिर्फ ये इंतजार करते रहे कि वो फिर 9 मई आएगा और फिर हम बात करेंगे, जैसे हम कश्मीर पे किया करते हैं कि जी यौम यकजहती कश्मीर आएगा और उस पर हम तकरीबात कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको भूल जाएंगे सारा साल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे। बिल्कुल स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ जाएं, आर्मी चीफ साहब बैठ जाएं, चीफ जस्टिस को बिठा लें और इसका हल निकाल लें। उनसे कहें जी कि आएँ, बिस्मिल्लाह करें, आप ये जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसके बाद ये सबूत हमारे पास मौजूद है, ये हम आपको पेश कर रहे हैं। वो दूसरी जो पार्टी है, जो कसूरवार पार्टी है, जो मुल्जिम पार्टी है हमारे नजदीक, उनसे कहें कि लाएं, आप बात करें, अपने आप सबूत देंगे जी हम तो इसमें मुलविस नहीं थे, मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। सही जी। फैसल साहब, जुडिशियल कमीशन आप दुआ छोटी सी बात करनी, दुआ छोटी सी बात जी। आमिर साहब मुझे छोटी सी बात करने दें। वो कहते हैं ना, मरना जाते गरे एतबार होता। आपको याद होगा कल इमरान खान ने कहा कि जी 2013 के इलेक्शन जो है आरओज के इलेक्शन थे। आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में खान साहब की फरमाइशी धरनों के बाद एक कमीशन बना और उसमें बाकायदा बताया गया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी। वो आज भी वहीं खड़े हैं। वो कौन सा चीफ जस्टिस मानेंगे? वो रिटायर, हाजिर सर्विस। ये तो बिलावल ने कह दिया ना, अयाज साहब ने भी सादगी से कह दिया कि जी आपकी मर्जी का चीफ जस्टिस है। अरे भाई, जो पिछला था उस पर कौन सा मान लिया था? और खान साहब मानते हैं किसी बात को? और वो कह रही है फौज जो मुद्दई है मेन केस की कि जनाब जुडिशियल कमीशन उस पर बनता है जिसमें कोई प्रूव करना है आपने। देखें जी, खान साहब नहीं मानते ना माने, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक दफा आगे तो बढ़े ना यार, इस कौम को तो इस अजाब से निकालें। बढ़ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं फैसले करो। फैसल साहब, फैसले तो फिर अदालतों ने तो सबूत पे फैसले करने हैं, वो तो सीधी बात है। वो तो फिर आप अपनी मर्जी का फैसला उनसे नहीं ले सकेंगे। जी फैसल साहब, तो ठीक बात है, सबूत देने चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि फारिग करें, काम को मंतकी अंजाम पे लाएं। ठीक है फैसल साहब। सुने यार, आप बोल दिया ना, खत्म करें ना मेरे साहब, मुझे तो बात करने दें। कर ली ना आपने छोटी बात। यार आपका रट्टा भूल जाएगा। क्या हुआ आपको? मसला क्या है? बात हो रही है ना यार। हाँ ये बिल्कुल। अच्छा बात करने, सुन ले ना। मैं बड़ी माजरत के साथ जो तीनों हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इन तीनों की बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि हमें 9 मई से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज हम इस वक्त 9 मई से आगे, मैंने ये नहीं कहा आगे बढ़े, मैंने कहा मंतकी अंजाम पे पहुंचाएं। तो इस मुल्क में और 9 मई के लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ये 9 मई कोई मजाक नहीं था। 9 मई को जो इस मुल्क के अंदर हुआ, ये जो GHQ पे हमला हुआ, ये जो कोर कमांडर पे हमला हुआ, ये ISI के दफातर पे हमला हुआ, ये भाई ये कोई फौज के इदारे नहीं थे, ये फौज के किसी अफसर के घर नहीं था, ये पूरी कौम के इदारे थे, ये पूरी कौम की रहजगाहें थी। इसको किसी इदारे से क्यों हम मुंसलिक करके एक इदारे को तहरीक इंसाफ के सामने खड़ा कर देते? वो कोई उसको किसी इदारे का इशू है?
ये पूरे कौम पे हमला था, पूरी रियासत पे हमला था। हम बात करते हैं रियासत की, तो इसका मतलब ये कैसे क्यों लिया जाता है कि हम फौज की बात कर रहे हैं? रियासत के हम और आप नहीं है इस मुल्क में, हमें और आपको इस मुल्क में रियासत क्यों नहीं समझा जाता? आम आदमी को इस मुल्क में रियासत क्यों नहीं समझा जाता? रियासत के मायने इस मुल्क में सिर्फ एक इदारे को क्यों बना दिया गया? 9 मई का हमला जब हम कहते हैं कि रियासत पे हमला था, तो इसका मतलब है पाकिस्तान पे हमला था, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों पे हमला था, क्योंकि उस हमला इतना खतरनाक था कि उस हमले पर भारत में जश्न मनाया गया था, भारत में शादियाने बजाए गए थे। तो आप उसको कैसे महदूद करते? फिर बात की जाती है जुडिशल कमीशन, अदालती, किस बात का अदालती कमीशन, किस बात का सबूत? मतलब कोई करप्शन हुई है जिसका सबूत तलाश करना है आपने? एक चीज को लाइव दुनिया दिखा रही, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया लाइव दिखा रही थी कि वो उधर जीएचक्यू पे हमला हो रहा है, कोर कमांडर के घर पे हमला हो रहा है। अगर हमारी अदालतें इतनी नालायक हैं कि जिस दुनिया जिस चीज को लाइव दिखा रही हो उसके भी फैसले नहीं कर सकती, उसके भी उनको शवाहिद चाहिए, तो फिर आम आदमी के स्कूल में क्या होता होगा? इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, शायद मुस्तकबिल में उससे किसी काम लेने की कोशिश की जा रही है, या फिर कोई वाबस्तगी है अदालतों की। आप तो अब नागुज़ीर ये नहीं हो गया कि तहरीक-ए-इंसाफ या हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्यों नहीं हुई? अब तो नागुज़ीर ये हो गया कि वो जो हमलावर थे उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये मुल्क है, कोई मजाक है? जिसका जो दिल चाहे वो इस मुल्क के अंदर कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अदालती कमीशन बनाए, जगह जिन लोगों ने हमला किया जी, तो उस फोर्स को जिन्होंने तैयार किया, उस फोर्स की जिन्होंने आबियारी की, उस फोर्स को जिन्होंने जो है पाल पूछ के इतना बड़ा इतना ताकतवर किया, उनके जहन में ये ख्यालात डाले, अब उनके खिलाफ भी तहकीकात हो रही है उस अदालती कमीशन के अंदर। ये कैसे हो सकता है? आज भी जो है उस फोर्स को जो है एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हीरो बनाने पे तुला हुआ है जिस बात की, और वो जो हीरो बनाने पे तुला हुआ है वो आज भी जो है इस पाकिस्तान की रेट को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। आज भी वो रियासत की रेट को चैलेंज कर, रियासत का मतलब फौज नहीं है कि हम जब कहते हैं रियासत की रेट को चैलेंज नहीं, वो फौज की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। 9 मई एक बिल्कुल अलग चीज है, 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो अलग चीज है। जब आप डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं ना, कोई भी कानून, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिसका कीमिया बता रहा हूँ, कोई भी कानून, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी अथॉरिटी इस डिजिटल दहशतगर्दी को नहीं रोक सकता जो इस वक्त की जा रही है इस मुल्क के अंदर। क्यों? उसके ताने बाने पाकिस्तान के बाहर से मिलते हैं। लोहे को लोहे ही काटेगा, ये बात जहन नशीन कर लें जो भी ये पॉलिसी साज हैं, जो भी फैसला साज हैं, जो भी इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। उसका नुस्खा कीमिया कल मैंने आपको बता दिया था, वही मसले का हल है। बाकी आपने जितनी भी लूली लगनी सियासी जमातें देख ली, ये इनको आपने अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की, इनकी टांगों में दम नहीं आया, दबादब आपने विटामिन के इनकी टांगों में इंजेक्शन लगाए, लेकिन दम नहीं आया। सही। जो इस वक्त भी मैं आपसे कल वाली बात को दोबारा दोहराता हूँ, इसको आपका टाइम जाया हो रहा है, 2 जुमले सिर्फ बोलना चाहूंगा। जी जी। आप इसका इस डिजिटल दहशतगर्दी इसका नाम दिया जा रहा है, इसका कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ कराची के नौजवान कर सकते हैं, और उन पे आपने जो है पाबंदी लगा दी, उनको आपने अपने से दूर किया हुआ है। जिन सरकारी लोगों पे सरकारी एमकिम बनाई भी है, आपने आजमा के देख लिया क्या हुआ? नहीं, आपने इसीलिए तहरीक इंसाफ की नहीं सरकारी एमकिम बनाई ना, क्या रिजल्ट निकला? नहीं निकला ना। अब वक्त है आपके पास, गौर व फिक्र करें, लोगों को अपने से जोड़े, अपने से अलग नहीं करें, लोगों को मोहब्बत का पैगाम दें, और जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़े अपने साथ। सही जी। मेरा ख्याल है फिर बाकी नौजवानों ने एक्सपोर्ट कर दी है, सिर्फ कराची के नौजवानों इस काम ते ला दी है। इलियास साहब मंतकी अंजाम तक सर, आप बिल्कुल ऐसे ही है सर। इलियास साहब की बात से मुत्तफिक हूं मैं। बस ठीक है, सब तो पहले थे मैनू एक्सपोर्ट करो ना यार, मैं भी नौजवान हूं। मंतकी अंजाम तक पहुंचाना मैंने तो तभी स्वीट 16 पूछा था, आप बोले नहीं। के पास था कि उनके पास सबके पास सबूत थे, सब इनके बारे में जियो फेंसिंग की थी, इसके अलावा रिकॉर्ड था, मीडिया ने सब कुछ दिखा दिया, लाइव दिखा दिया मीडिया ने कि किस किस जगह हमले हुए, किस तरह हुआ। मीडिया ने तो अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा किया, और उसकी फुटेज थी सारी लाइव दिखाया कि किस तरह हुआ, अहम तनसीबात पर देखने, लाहौर में जना हाउस पर, और सारी ये चीज़ों पर, और जिस मुश्किल हालात में दिखाया गया मीडिया को उस वक्त, तो यानी कि उस टाइम मीडिया की जो पटाई हो रही थी वो बड़ी बुरी हालत थी, जो थे हालात थे उधर बड़े मुश्किल कवरेज करके उन्होंने दिखा दिए, सारे सब कुछ सबूत है इनके पास, जियो फेंसिंग के भी सब रिकॉर्ड हैं, सब कुछ है। जब केस जाते हैं तो फिर क्यों नहीं फैसला होता? आज सारे ये जो जिनको हम समझते हैं बासर लोग हैं, बासर अदारे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी आगे अदलिया के आगे फैसला नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? किस तरह होगा? कौन करेगा ये फैसले? किस तरह होंगे?
ये हम सब लोगों ने खुद करने हैं, इसके लिए तय करने हैं। अब जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, जब आपके पास सब सबूत हैं, सब चीज़ें हैं, ट्रायल हो गए, लोगों की कैटेगरीज बनी हैं, ए कैटेगरी में कौन है, बी कैटेगरी में कौन है, साउंड बाइट्स तक हैं, जब आप देख लें सब चीज़ें हैं, सब उसके बाद भी फैसले नहीं हुए, कोई चीज़ नहीं हुई, तो इसके बाद क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता केस इस तरह ये ढीले पड़ते जाएंगे कि इन लोगों को जब कुछ नहीं होगा तो लोग यही समझेंगे, लोग ये समझ रहे हैं कि जिनको जेल में रखा वो सारे वो यानी कि मासूम है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो यही है, वो उस दिन अगर वो खुद अगर मौजूद होते तो उन लोगों को भी बड़ा यानी कि परेशानी होती है। उन लोग देखते कि जिन्ना हाउस पर कैसे हमला हुआ और किस तरह लोगों के अमलाक को, चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। और जैसे लोग आए, गम गुस्सा था अगर उनको किसी चीज़ का, तो वो गुस्सा उस तरह निकालने के लिए, एहतजाज करने के लिए कभी सड़कों पर आते हैं लोग, करते हैं एहतजाज करते हैं। तो ये जब अभी तक फैसला नहीं हो सका, तो अब आगे भी इसी तरह ये वही बात आ जाएगी। जैसे यौम कश्मीर के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उस दिन के लिए इकट्ठे होते हैं, 9 मई के लिए भी इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन आगे तक कुछ नहीं जाता। ये जैसे आज कह रहे हैं कि अदलिया कुछ चाहिए, अदलिया फैसले करे, तो जाहिर है कि इन लोगों की, जिन लोगों ने करने हैं, जो आगे जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहते हैं कि समझते हैं ज्यादती हुई है, तो वो साथ जाके अदलिया से बातचीत करें कि जी इसके कोई फैसला करें, कोई इस मसले को हल करें, क्योंकि ये बड़े अहम नोयत के हैं मामलात हैं और इसका अब तक फैसला हो जाना चाहिए था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। बिल्कुल जी। अब ये मामला मंतकी अंजाम तक किस तरह पहुंचेगा? क्या ये बगावत है, सोची समझी साजिश है? दोनों तरह का जो स्टांस है वो आपके सामने, और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या राय रखते हैं कि सियासी इंतशार का क्या खात्मा हो सकेगा, आगे बढ़ने का सियासी जमातों के लिए क्या रास्ता है, क्या रास्ता ये सियासी जमातें इख्तियार करेंगी, वो आपने जान लिया। क्विकली एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल गंदम स्कैंडल से मुताबिक हम करने जा रहे हैं कि हुकूमत इस तमाम तर मामले से निपटने में नाकाम क्यों नजर आ रही है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गंदम का मसला हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आ सकी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात में ताखीर की वजह बताते हुए कामरान अली अफजल ये कहते हैं कि कमेटी में TORs का इजाफा हुआ, जिस पर थोड़ा टाइम लिया गया। उन्होंने मीडिया से भी शिकवा किया और कहा कि मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। दूसरी तरफ किसानों ने गंदम के मसले पर एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि जमात इस्लामी भी वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी धरने का फैसला कर चुकी है। और हुकूमत अभी तक इस मसले को हल करने में नाकाम क्यों है, इस पर हम बात करें। आया साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। आपके ख्याल में क्या मामला दर्द सर तो है, ये गले की हड्डी भी बन सकता है, क्यों हल नहीं किया जा रहा? और जब तहकीकात की बात हुई, वो मतलब खुलकर चीज़ सामने क्यों नहीं आ रही तहकीकात के बाद भी? देखे ना, वो कामरान अली अफजल साहब ने सीधा मीडिया पे डाल दिया। सबसे आसान काम तो ये है ना कि ये मीडिया ही बर्बादी का जिम्मेदार है हर चीज़ की इस मुल्क में। बाकी सब बड़ा अच्छा काम करते हैं, बस वो थोड़ा सा को गलत मीडिया दिखा देता उनका काम, तो वो वहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाती है। आजकल कुछ मैं देख रहा हूँ, कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ लोग शेयर कर रहे हैं, वो जो दरामदी गंदम है कि पता नहीं कीड़े पड़े हुए हैं। आई डोंट नो, मेरे पास क्योंकि सबूत नहीं है कोई कि वो ऐसी बात ही है या नहीं है, लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया था दुआ कि ये टाइम लेगी गवर्नमेंट, जब तक वो सारी या ज़ाया हो जाएगी गंदम, या वो घर रख लेंगे या बेच देंगे, उसके बाद को फैसला होगा। इसलिए आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए, इंतजार करें, सब्र करें, इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। जी आमिर साहब। दो चीज़ें हैं जी, सिंपल सी, कि गंदम में निगरान दौर में इंपोर्ट किया गया, लेकिन जो मलबा पंजाब की निगरान गवर्नमेंट पर डाल रहे थे, तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ने लिख के भेजा था कि हमें गंदम इजाफी नहीं चाहिए। 1 मिलियन टन का इश्तिहार आया TCP का, उन्होंने उसको कैंसिल करवाया टेंडर का। इसके बावजूद 3.5 मिलियन टन गंदम दरामद हो गई, और वो अब चेक होगी कि उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर कौन कहाँ से कैसे इन हुआ। बहरहाल, वरना मेरे जहन में ये मौजूद था कि ये पंजाब गवर्नमेंट का डाटा इस्तेमाल होगा। वो चीफ सेक्रेटरी ने लिख के कहा कि हमें नहीं चाहिए। उन्होंने नवंबर में कहा स्टोरेज से कि रिलीज कर दें गंदम, तो पता लगा जनाब वहां तो वो प्राइवेट सेक्टर की गंदम आई पड़ी है। तो जब गंदम मौजूद थी, इंपोर्ट हुई, इसका फैसला बहरहाल होगा, ये जाता नहीं कहीं। और जो छोटी सी बात हुई थी ना, जो इलियास साहब बात कर रहे थे कि जी साउंड बाइट्स मौजूद हैं, आपको पता है कि एक आसिफ सईद खोसा साहब होते थे, उन्होंने नवाज शरीफ को कि किसी सूरत में रियायत ना मिले, एक फैसला लिखा कि वो बश्ती जेवर की तरह लिख दिया कि पुलिस रात से कैसे गुजरना है, फॉरेंसिक में फलां चीजें होंगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब नया कानून बन रहा है, आज लॉ मिनिस्टर ने कहा है
कि ये जो रुकावटें डाली गई हैं ना उस एक सारे सिस्टम को चलाने के लिए, तो ये सबूत भी आएंगे, ला भी बनेगा और सजाएं भी होंगी। जी फैसल साहब। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है और जो महसूस होता है, हो सकता है गलत मेरा तज्जिया हो रहा है, हो गुमान हो, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और वो नून लीग वाले खुद कह रहे हैं हम तो सिर्फ नून लीग की हुक्मरान जमात है, ज़्यादा बेहतर तो इसके पास ही शवाहिद होंगे ना, इसी का मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है उसमें लगता है जो है वो किसी को बचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। बहरहाल ऐसे स्कैंडल तो इस मुल्क में पता नहीं कितने माजी में भी होते रहे, मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे, जिसको हम तबका अशराफिया कहते हैं ना, जी उनके मफादात आफत में जुड़े हुए हैं, तो सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, चलता रहेगा मामला, कोई परेशान होने की बात नहीं है। जी नवीद साहब। दुआ देखें, ये जैसे फैसल ने कहा ये पहला स्कैंडल नहीं है, इससे पहले भी बहुत मरतबा इस तरह के स्कैंडल आ चुके हैं, और वो स्कैंडल उनके बेनिफिशरीज जो होते हैं वो वही लोग होते हैं जो रूलिंग एलीट में शामिल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके जो बाकी लोग हैं। तो बात यह है कि पॉलिसी को दुरुस्त करना, असल चीज़ ये है कि पॉलिसी को दुरुस्त किया जाए। हमारी पॉलिसी इंटायरली गलत है कि जी आपने जो सपोर्ट प्राइस का निज़ाम जो है वो रखा हुआ है, आपने जो ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट स्कीम रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? ये इसी तरह के खांचों के लिए इन्होंने रखी होती है। हमने सिंध में देखा कि कई मरतबा सरकारी गंदम जो है वो बारिश में ज़ाया हो जाती है। आपके पास तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, क्यों आप ये कर रहे हैं? तो पॉलिसी को बदलना होगा। पॉलिसी जब तक नहीं बदली जाएगी, जब तक इस तरह के स्कैंडल बार बार आते रहेंगे। जी इलियास साहब। देखिए जी सबके पास है, गवर्नमेंट ये खत्म करने जा रही है सपोर्ट प्राइस। इसके देखिए जी सारी चीज़ें हैं इनके पास कि किस तरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं कि किसने कब मंगवाई गंदम की कितनी खपत थी, कौन कौन अफसरान मुलव्वस थे, ये सारी चीज़ें जब हैं तो सब फिर रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आती? इतने दिन ज़ाया हो गए, किसान चीख रहे हैं और रोज़ सड़कों पर निकले होते हैं। इस वक्त खेतों में गंदम पड़ी हुई है और पड़ी हुई है, मौसम की सूरत हाल भी देख लें, पिछले दिन बारिश हो गई और ख़राब भी होगी, अब ये फिर बारिशें शुरू हो गई, ख़राब हो जाएंगी। वही बात यही है कि ये सब जब ज़ाया हो जाएंगी तो फिर जाके कोई फैसला करेंगे कि इनको खरीदना है कि नहीं खरीदना। अब ये सारे किसान अगले साल काश्त कर सकेगा गंदम? नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे उनको? ये तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। असल तो नुकसान हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी को, उगाएं तब भी नुकसान, ना उगाएं तब भी नुकसान। आपको पॉइंट आ गया। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।